Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Ding dong, they just think they are. एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन तैयारी में। अपनी पिछली वीडियो में हमने टिश्यू जो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो है मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट कर लेंगे। इसके 3 पार्ट होंगे। 1 बाय 1 मैं आपके सामने सारे चीज़ें इसकी क्लियर करती जाऊंगी। उससे पहले हमने जो कल पढ़ा था उसको हम एक बार जो है देख लेते हैं, अपनी मेमोरी को बूस्ट कर लेते हैं। तो बूस्टर डोज के रूप में हम देख लेते हैं। हमने जो कल पढ़ा था हम उसको एक बार जो है रिवाइज कर लेंगे। तो कल क्या पढ़ा था हमने कल पढ़ा था तरल संयोजी ऊतक। अब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये क्या है? ये शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है। तो जब ये लिक्विड है तो ये कैसे जोड़ेगा? ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। एक अंग से जो है दूसरे अंग में जो है क्या करेगा? परिसंचरण करेगा। तो इस तरीके से क्या करेगा? ये एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ेगा। अब इसके अंदर भी 2 पार्ट है। इसके अंदर क्या है? फर्स्ट वन इज रुधिर, ब्लड, और दूसरा है हमारा लसिका। तो अब हम देख लेते हैं ब्लड का संगठन क्या है, उसकी कंपोजिशन उसकी कैसी है। तो ब्लड के अंदर क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? हमें प्लाज्मा कहेंगे। ये प्लाज्मा कैसे होगा? ये हल्के पीले रंग का एक या रंगहीन बिना रंग का पदार्थ होगा। अब इसके अंदर क्या होंगी? रक्त कणिकाएं होंगी। अब रक्त कणिकाओं में कौन कौन सी होंगी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होंगी। अब ये कार्य क्या करेगा? क्या कार्य करेगा? इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना। तो क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, एंजाइम, कुल मिलाकर जितनी भी चीजें हमारे शरीर में इधर से उधर होने की आवश्यकता है तो सारी चीजें जो है इधर से उधर यही करेगा। और क्या काम करेगा? हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। डब्ल्यूबीसी जो होंगी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी, जिससे हमें रोगों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। अब देख लेते हैं। अब एक बार फिर से इसकी कंपोजिशन को हम क्या समझ लेते हैं। प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर क्या होंगी? रक्त कणिकाएं होंगी। तो कितने पार्ट हो गए इसके जो है कंपोजिशन के, इसके संगठन के? प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा तो एक सिंगल अपना अलग है। रक्त कणिकाएं कितनी होगी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देख लेते हैं ब्लड, ये कितनी कितनी मात्रा में होता है। तो पुरुषों में होगा 5 से 6 लीटर, स्त्रियों में होगा 4 से 5 लीटर। बॉडी वेट का कितना % होगा? ये हमारी बॉडी वेट का होगा 7 से 8%। एक चीज़ मैंने भी बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, तो मैंने जो एक चीज़ कई सारी किताबें पढ़ी उनमें जो देखा है कि ये जो अगर जो कंपेरिजन आ जाए ना, कि आपको स्त्रियों को ना पूछ के पुरुषों का पूछ ले और आपको जो है स्त्रियों का याद है, तो आप दोनों में एक एक नंबर बढ़ा देना। 4 से 5 है तो 5 से 6 कर देना। अगर ऐसे जो है पुरुषों का आपको याद है, वो स्त्री का आपसे, वुमेन का आपसे पूछ लिया है, तो आप इसको क्या कर देना? एक नंबर बढ़ा देना। 4 की जगह 5 कर देना और 5 की जगह 6 कर देना। क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर रहता है, और ये 1-2 की फॉर्म में 1-2 नंबर की ही उसमें जो है डिफरेंस इन दोनों में होगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं फिर से। तो आरबीसी को देख लेते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एरेंथोसाइट्स। इसकी मात्रा कितनी होगी जो है मनुष्य में, ह्यूमन बॉडी में इसकी कितनी मात्रा होगी? तो 55 लाख प्रति घन mm होगी। अब महिलाओं में कितनी होगी? 40 से 50 लाख प्रति घन mm होगी। अब ये क्या काम करेगा? ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, ऑक्सीजन को जो है लेके जाएगा। अब ये किस कलर का होगा? लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पल्स हम इसको कहेंगे। अब इसका जीवन काल कितना होगा? 120 दिन। तो इसका लाल रंग ये किस वजह से होता है? इसका लाल रंग होता है इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन की वजह से। दूसरा है हमारा डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी होगी? श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होगी? तो वो 5000 से 9000 के बीच में होगी। अगर आपसे 5 से 6 आ जाए या 5 से 7 आ जाए और बाकी जो है 9 से अगर ज़्यादा कहीं भी रहेगा तो वो जो है ऑप्शन ठीक नहीं होगा। इसके बीच में होगी। आप इसके बीच में जो भी नंबर आपको दिए जाते हैं आप उसको टिक लगा सकते हो। डेफिनेटली आपका आंसर जो है ठीक होना है। दूसरा नाम, इसको दूसरे किस नाम से जानेंगे हम? दूसरा नाम है इसका ल्यूकोसाइट। इसकी सबसे बड़ी कणिका, इसमें भी डिफरेंट कणिकाएं पढ़ाई है मैंने, पीछे आपको बताया है। तो सबसे बड़ी कणिका कौन सी है इसकी? सबसे बड़ी कणिका है इसकी मोनोसाइट। से क्या काम करेगा? ये हमारे रोगों से हमारी रक्षा करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखेगा। तीसरा है इसका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की कितनी मात्रा होगी ह्यूमन बॉडी में? 2.5 लाख तक होगी। ये 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक होती है।
इसका जीवन काल कितना होगा? जीवन काल इसका 7 से 10 होगा। दूसरा क्या, इसका क्या नाम है? दूसरा इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। इसका काम क्या है? ब्लड का क्लोटिंग बनाना, ब्लड का थक्का बनाना। इसको क्या कहा जाता है? इमरजेंसी प्लग। इमरजेंसी प्लग मतलब अगर कहीं से बह रहा है तो दबाव के माध्यम से हम उसको ब्लड को रोकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स को जो है इमरजेंसी प्लग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब दूसरी कंपोजिशन, जो दूसरी फॉर्म है ब्लड की, वो क्या बची है? प्लाज्मा। प्लाज्मा का जो है संगठन कैसा होगा? तो इसमें 90% जो है जल होगा और 10% जो है क्या होंगे? इसमें अन्य पदार्थ होंगे। अब हमारे रक्त परिवहन तंत्र के साथ साथ एक दूसरा तंत्र भी है जो काम करता है। मैंने पहले आपको बता दिया है लसिका तंत्र के बारे में। ये तो सिर्फ एक क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि चीज़ें आपकी मेमोरी में इस तरह से फीड हो जाएं, जो क्वेश्चन आते ही आपको फिर धड़ से टिक लगाना है, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लेना, इस तरह से आपको चीज़ें याद हो जाए। तो ये भी क्या काम करेगा? परिवहन तंत्र है तो क्या करेगा? चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करेगा। किसका करेगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व जितने भी हैं हमारे, हार्मोन्स, एंजाइम आदि का करेगा। लेकिन ये जो है, जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है, उनकी तुलना में ये सारी चीज़ें क्या होंगी? इसमें कम होंगी। उतना नहीं होगा जितना जो है परिसंचरण तंत्र के अंदर हम जो है चीज़ों का परिवहन हो रहा है। ये सब चीज़ें क्या होंगी? कम होंगी। एक चीज को छोड़ के डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या होगी इसमें? डब्ल्यूबीसी की मात्रा इसमें उतनी ही होंगी जितने रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर है, उतनी ही इसमें होंगी। बाकी चीजें सब क्या होंगी? बाकी चीजें सब कम होगी। तो हम इसको क्या कहेंगे? दूसरा परिसंचरण तंत्र। तो अभी अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। आज हमें पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू। अब हम क्या पढ़ेंगे? मस्कुलर टिश्यू। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जीने के साथ साथ ना ये सारी चीज़ें भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या है, हमारा जीवन क्या है, इसका आधार क्या है? हम जो जी रहे हैं तो इसका आधार क्या है? इसका आधार है दोस्तों हमारी सांस, जो अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। प्रति सेकंड, प्रति मिनट अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अगर सांस हम 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए नहीं लें तो बहुत बढ़िया एथलीट हैं, वो तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम जो कॉमन पीपल हैं वो तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते। तो सांस हमारी जीवन का आधार है। आप लोगों को सभी को पता है बीमारियां इतनी ज़्यादा फैल रही हैं कि उनसे बस बचना मुश्किल है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सारा काम कर रहे हो, फिर भी जो है बीमारियाँ आपको जो है घेरे ले रही हैं, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान इसी तरह का हो गया है। तो चलिए मेन टॉपिक जो है मैं उस पर मुद्दे पे, जिस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ, इसकी बात कर लेते हैं। मैं एक अपनी दोस्त से मिली, उन्होंने थोड़ी सी ऐसी डिस्कशन चल रही थी, तो उन्होंने मेरे से एक बात बताई जो साइंटिफिक तरीके से बताई। अच्छा, पता मुझे भी था लेकिन इतना मुझे नहीं पता था कि जो है मतलब इस तरीके से चीज़ें होंगी। अब आप देख लो कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट को सबको पता होगा 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार लेंगे? 14 से 16 बार। अभी तो हमारी इतनी उम्र क्या होगी? एवरेज अगर हम लेके चलें तो आज के टाइम पे जो परिस्थितियां हैं, एवरेज उम्र जो है आदमी की हो रही है 50 से 80, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है कोई। अगर हम कुत्ते को देखें, आपने देखा है बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है ना, तो उसकी उम्र कितनी है? 14 साल, 12 से 14 साल, इतना ही जीता है। और अगर आपने कभी कछुए को सांस लेते हुए देखा होगा तो 1 मिनट में वो कितनी सांस लेगा? मुश्किल से 3 या 4 सांस लेता है। अब ये सांसों का ही खेल है। सांस ले रहा है जल्दी जल्दी, अगर हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम अंदर जाएगी। और अगर हम वही सांस लंबी और गहरी ले रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या होगी? हमारे अंदर ज़्यादा जाएगी, जिससे क्या होगा? हमारे अंगों का क्षय वो ख़त्म नहीं होंगे, जो जैसे हैं वो एक दीर्घकालीन अवस्था तक उसी तरह के बने रहेंगे। तो जितने भी ये एंटीऑक्सीडेंट देखते हो आप, ट्यूब, क्रीम, खाने की चीज़ें, ग्रीन टी, बूस्टर, ये सब बेकार है। इनको उठाओ और फेंक दो अपने घर के बाहर। आपका सिर्फ पैसा वेस्ट हो रहा है, इनमें कुछ नहीं रखा है। बहुत सिंपल तरीका है। आपके पास टाइम नहीं है, आप सुबह नहीं बैठ सकते योगा करने, शाम को नहीं बैठ सकते हो, तो आप कोई भी काम कर रहे हो, बस अगर हमें अपने जीवन को अच्छे से जीना है, बीमारियों से बचना है, तो बस अपनी सांसों का तरीका बदलना है। जब भी आप सांस लें लंबी गहरी लें, और जब भी सांस छोड़े लंबी और गहरी छोड़ें। आप जो है 10 दिन करके देखिए, आपके जो है सांस लेने का तरीका 50% बदल जाएगा, जिससे एक आप अच्छा और गुणवत्ता वाला जो है जीवन जी सकते हो। तो अपने टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। आई होप मेरे द्वारा जानकारी दी हुई आपको पसंद आती होगी। तो चलिए देख लेते हैं।
पेशीय ऊतक किसे कहते हैं? यह शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है। इसकी कोशिकाएं सेल में संकुचन की क्षमता होती है। इनकी जो कोशिकाएं होती है इसमें सिकुड़ती और फैलती रहती हैं, जिसकी वजह से शरीर हमारा क्या करता है? गति करता है। तो ये कौन सा टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू है। अब इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसके वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहेंगे पेशी विज्ञान या मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यू की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है? तो भ्रूण के मेसोडर्म से क्या होगी? इसकी उत्पत्ति होगी। पेशीय ऊतक की संरचना, उसकी कंपोजिशन किस प्रकार की होगी? तो इसमें मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स क्या होगा? कम मात्रा में होगा। और सेल्स क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। इसका मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ऐसे लिक्विड नहीं। जहाँ मैट्रिक्स ज़्यादा है वहाँ क्या है? वो लिक्विड फॉर्म आ जाएगी। लेकिन जहाँ जो है कोशिकाएं सेल्स ज़्यादा है वो क्या आ जाएगा? थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म आ जाएगी। ये सब कॉमन चीज़ें हैं और आपको जो है याद रखनी है। तो पेशियों को आप देखते हो ना, पकड़ते हो तो आ जाती है पकड़ में। अगर लिक्विड फॉर्म में होता तो फिर तो मतलब ही नहीं था। तो क्या है? मैट्रिक्स कम है और सेल्स की नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो पेशियां मुख्यतः जनरली 3 प्रकार की होती हैं। रेखित पेशी, अब इनके जितने भी नाम हैं मैं आपके सामने लेके आई हूँ। जितने भी नामों से इन्हें पुकारा जाता है मैं सब आपके सामने लेके आई हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह का एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। रेखीय पेशी क्यों कहा जाएगा? इसके अंदर जो अगर हम देखें इस तरह की पेशियों को, तो जो कोशिकाएं होती हैं वो रेखीय आकार में सीधी लाइनर होती हैं। ऐच्छिक पेशी मतलब हमारी इच्छा के अनुसार ये काम करती हैं। कंकाली पेशी क्यों कहा जाएगा? हमारे कंकाल तंत्र हमारी हड्डियों से लिपटी होती हैं। तो ये क्या है? कंकाली पेशी धारीदार। मैंने बताया इनकी कोशिकाएं कैसे होंगी? धारियों में होंगी, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? धारीदार पेशी भी कहा जाएगा। तो आपको आपके बिल्कुल अपने दिमाग में जो है इमेज कर लो कि ऐच्छिक हमारी इच्छा अनुसार कार्य कर रही है। कंकाल देखो ना, सब हड्डियां पे जो है मांसपेशियां तो है, हड्डियां कहाँ है? जब आप देखते हो बूढ़े हो जाते हो तो वो जो है हड्डियां रह जाती हैं, तो मांसपेशियों का क्या हो गया? अक्षय हो गया, तो हड्डियां ऐसे ही रह गई, तो वो हड्डी ज़्यादा दिखती है। तो क्या है? कंकाल से लिपटी रहती हैं। तो ये कौन सी पेशी है? जो है ये हमारी कंकाली पेशी है। और धारीदार जो पेशियां होंगी वो उनमें क्या होंगी? लाइनें होंगी, तो इसलिए इनको धारीदार पेशियां भी कहा गया है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए भी मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। दूसरा है आरेखित या अनैच्छिक या फिर चिकनी पेशी। इन पेशियों में रेखाएं नहीं होती हैं, इसलिए इनको आरेखित पेशी कहा जाता है। अनैच्छिक पेशी ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, इसलिए इसको अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। ये जो है पेशियां जो होती हैं वो चिकनी फॉर्म में होती हैं। चिकनी फॉर्म आप देख लो, मतलब अनैच्छिक पेशी ये क्या है? चिकनी फॉर्म में मैंने आपको टिश्यू में क्या पढ़ाया था? एपिथेलियल टिश्यू। तो जहाँ जहाँ एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको बताया था वहाँ वहाँ भी क्या होंगी? चिकनी पेशी होंगी। बातों को बिल्कुल एक तरह से आपको सब कुछ, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, सब कुछ हमें अपने ही बारे में पढ़ना है। तो अपने अंगों पे, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है कि कहाँ क्या है और वो कौन से मटेरियल से बना है। अगला देख लेते हैं हृदय पेशी। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कार्डियक मसल्स। अब मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो 639 से 650 तक जो है पाई जाती हैं। इनके बीच में कोई भी नंबर आए तो आपको जो है राइट टिक लगा देना है। हमारे शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जो है मांसपेशियों का बना होता है? तो 40% भाग किसका बना होगा? हमारी जो है मांसपेशियों का। ब्लड का कितना बना होगा? ब्लड का आप जो है मैंने पढ़ाया है और कल भी पढ़ाया था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कितना प्रतिशत भाग बना है। मानव शरीर की सबसे ज़्यादा मांसपेशी कहाँ पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ बच्चों हमारी कहाँ है? हमारी पीठ में सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ हैं। अगला देख लेते हैं, पेशियों की संरचना किस प्रकार की होती है? तो पेशियों की संरचना में प्रोटीन क्या होगा? वो 1/4 होगा, 1/4 होगा। और पानी की मात्रा कितनी होगी? पानी की मात्रा 3/4 भाग पानी उनमें होगा। ऐच्छिक पेशियां किसे कहते हैं? अब पेशियों के अंदर हम जो है ऐच्छिक पेशियों को लेके चलेंगे और उसका जो है पूरा निचोड़ हम यहाँ पे निकाल लेंगे, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कह रही हूँ, पहले से फर्स्ट डे से मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो तो आपको फिर कहीं भी जाने की, किसी भी बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं सब कुछ मिलेगा और यहीं से आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है।
देख लेते हैं। ये पेशियां मनुष्य की इच्छा के अनुसार संकुचित होती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। जो हमारे हाथ पैर हमारी इच्छा से तो हिलते हैं, ऐसा तो है नहीं हम लेटे हुए हैं और हमारा हाथ उठ गया, हमारा पैर उठ गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये क्या है, हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही हैं। ऐच्छिक पेशियों की संरचना किस प्रकार की होती है? ये कैसी होती हैं? ये बेलनाकार होंगी, लंबी होंगी, बहुकेंद्रीय होंगी। इनमें न्यूक्लियस जो होगा वो एक से ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, क्योंकि इन पेशियों को ज़्यादा एनर्जी की, ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो इसलिए केंद्रक क्या होगा, केंद्रक कैसा होगा, न्यूक्लियस कैसा होगा, इसमें जो है एक से ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ऐच्छिक पेशियों में नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? तो जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि ये कैसे काम कर रहा है अगले अपने वीडियो में, के माध्यम से होता है। इसको हम क्या कहेंगे, CNS अगर आता है तो आप CNS लगाओगे। पेशियों में कौन से गुण पाए जाते हैं? रेखीय पेशियों में तो क्या पाया जाएगा, उत्तेजकता, संकुचनशीलता, चालकता, प्रसारण और तान्यता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में ऐच्छिक पेशियां कितनी पाई जाती हैं? तो जो मैंने आपको बताया था 639 से 650, उनमें कितनी ऐच्छिक मांसपेशियां होंगी? उनमें क्या होंगी, 400 से अधिक होंगी। कौन सी पेशियां थकान का अनुभव करती हैं? तो जो हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं, जब हम बहुत लंबे समय तक काम करते हैं तो एक अम्ल उनमें जमा हो जाता है जिसको कहते हैं हम लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। उसके जमा होने के कारण क्या होता है, ये थकान होती है। जब हम थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं तो धीरे धीरे हमारे ब्लड के माध्यम से वो वहाँ जो हमारी मांसपेशियों से लैक्टिक अम्ल हट जाता है और हमारी मांसपेशियों की थकान दूर हो जाती है। ऐच्छिक पेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन बच्चों इसमें पाई जाती है। इसकी वजह से ही इसमें क्या होता होगा, संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये जो है हमारे शरीर को गति प्रदान करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे कौन सी मांसपेशी हमारे शरीर के वजन का 2/5 भाग बनाती हैं? तो कौन सी मांसपेशी बनाएंगी, स्वैच्छिक पेशी बनाएंगी। मांसपेशी के टिश्यू में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो जो मांसपेशी का टिश्यू होगा उसका 75% जो है पानी होगा। मांसपेशी संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? मांसपेशी संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत है शर्करा। अब आ जाते हैं अनैच्छिक पेशी पे। अनैच्छिक पेशी किस प्रकार की होती है? ये जो है क्या है, प्राणियों की इच्छा अनुसार काम न करने के कारण इनको क्या कहा जाता है, इनको अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। अनैच्छिक पेशी शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? तो कहाँ पाई जाएंगी, आहार नाल, श्वास नली, प्लीहा, रुधिर वाहिनियाँ, पित्ताशय, हमारे मूत्राशय और आदि जो खोखली जो जगह होगी वहाँ पे क्या पाई जाएगी, अनैच्छिक पेशियाँ। हमारा जो आहार नाल है, भोजन हम जा रहा है तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमने मुंह में भोजन रखा और उसको अंदर गटक लिया तो वो हमारे यहीं बिल्कुल जो है एपिग्लोटिस के बाद रुक जाए, अंदर ना जाए? वो जाएगा ना, तो ये पचाएंगी उसको। तो ये क्या हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है? हमने रसगुल्ला खा लिया, अब हम सोच रहे कि ये ना पचे, तो ऐसा क्या हो सकता है? ये तो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। तो ये कहाँ पाई जाएंगी, आहार नाल, हमारी श्वास नली में पाई जाएंगी, प्लीहा स्प्लीन में पाई जाएंगी और रुधिर वाहिनियाँ जो हमारे ब्लड सेल वो है उसमें जो है ये भी पाई जाएंगी। अब देख लो, ये सारी वहीं पाई जा रही हैं जहाँ एपिथेलियल टिश्यू पाया जा रहा है, मतलब वो भी एक थोड़ा सा लिसलिसी फॉर्म में है और ये भी क्या है, चिकनी है। अब एक दूसरे से बिल्कुल चीज़ों को आपको कोरिलेट करते जाना है और अपनी बॉडी के ऊपर बस ध्यान देते जाना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। आरेखित या ऐच्छिक पेशियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो ये स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा निर्मित जो है नियंत्रित होती हैं। मैं आगे इसके जो है बारे में आपको पढ़ाऊंगी, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देती हूँ स्वचालित तंत्रिका तंत्र क्या है। जैसे आपने जो है कुछ अच्छी चीज़ देखी तो मुंह में लार आ गई, तो ये क्या हुआ, ये अपने आप चीज़ें हुई। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। तो एक ऐसे समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। आप एक बार किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाओगे, वो क्या हो जाएगा, आपको गर्म लगेगा। अगली बार आप गर्म चीज़ को देखोगे उसके पास भी नहीं जाओगे। तो ये सब आपको किसने रिमाइंड कराया? तो ये क्या काम कर रहा है हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी में काम कर रहा है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। तो अनैच्छिक पेशी किसके द्वारा अपने आप काम यहाँ हो रहा है, और हमारी जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ये भी अपने आप काम कर रहा है। तो ये दोनों अपने आप काम करेंगी और अपने आप ही एक दूसरे को कंट्रोल करेंगी।
इस पे भी हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस पे भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पे भी नहीं पड़ता है। आरेखित पेशी में संकुचन किस प्रकार का होता है? तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें वो किस प्रकार का होगा? वो धीरे धीरे होगा और लंबे समय तक बना रहेगा। रेखित पेशी में क्वेश्चन छूट गया है, आप उसको ऐड कर लेना कि उसमें संकुचन कैसा होगा। वो तीव्र होगा, तेज होगा और बहुत ज़्यादा देर तक वो नहीं रहेगा। आरेखित पेशी में कैसा होगा? धीरे धीरे होगा और ये लंबे समय तक होगा। ये मांसपेशियां जो है हमारी थकान का अनुभव नहीं करती हैं। आरेखित पेशी में केंद्रीय स्थिति किस प्रकार की होती है? तो केंद्रक क्या होगा इसमें? केंद्रक कैसा होगा? इसमें एक ही जो है केंद्रक, एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। आरेखित पेशी के तंतु किस प्रकार के होते हैं? तो इसके तंतु कैसे होंगे? बेलनाकार होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होगा? कम होगा। कोशिकाओं की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो जहाँ ज़्यादा काम है वहाँ ये सब ज़्यादा होंगे, जहाँ कम काम है वहाँ ये सब कम होंगे। एक बिल्कुल साधारण भाषा में तो रेखित पेशी में क्या होंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको कि रेखित पेशी में इनकी संख्या कैसी होगी और आरेखित पेशी में कैसी होगी। आरेखित पेशी में तो कम होगी क्योंकि यहाँ तो कोई ज़्यादा मेहनत का काम हो ही नहीं रहा है। हाँ, हालांकि हम उल्टे सीधे चीज़ें खा खा के इनकी मेहनत बढ़ा देते हैं, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन ये हमें फिर रिवर्स भी ऐसा ही इनका मिलता है। तरह तरह की बीमारियां हमें, गैस, एसिड, ये तुरंत हमें जो है जो हम इन्हें दे रहे हैं वो हमें तुरंत रिवर्स देती हैं। आगे देख लेते हैं, आरेखित पेशी के तंतु की लंबाई कितनी होती है? तो 0.02 से लेके 0.2 mm तक होती है। हृदय पेशी, कार्डियक पेशी किस प्रकार की होती हैं? ये पेशियां जो है सिर्फ हृदय में पाई जाती हैं। रेखीय पेशी की तरह अगर इनको हम देखते हैं तो इनमें रेखाएं होती हैं, परंतु इनकी कार्यविधि कैसी होती है? कार्यविधि इनकी होती है अनैच्छिक, मतलब इनका हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जीवन पर्यंत काम करती रहती हैं, जीवन पर्यंत काम करती रहती हैं तो और इनमें थकावट बिल्कुल भी नहीं होती। अगर हम सोचें कि हमारा जो है हार्ट धड़कना बंद कर दे 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, तो क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा सोचना भी नहीं है आपको, ठीक है। तो ये क्या है? ये तो सिर्फ समझाने वाली बात थी। अनैच्छिक पेशी, अब आप देखो ये काम क्या कर रही हैं? 24 घंटे काम कर रही हैं। तो आप देखो कोशिका की मात्रा कितनी होगी? ज़्यादा होगी। केंद्रक कितने होंगे? ज़्यादा होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कितना होगा? ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। आरबीसी कितनी मात्रा में होंगी? ज़्यादा मात्रा में क्योंकि यहाँ काम ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी इनको जो है ज़्यादा चाहिए, तो सब कुछ क्या होगा? ज़्यादा। आप देखते हो जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा भूख लगती है ना, तो यही वाली सिर्फ जो है कहानी यहीं पे है। अब है, हृदयक पेशियां किसके माध्यम से जुड़ी रहती हैं? जो हृदय पेशियां होती हैं उनके बीच में जो जगह रहती है वो आपस में जो उस जगह का नाम क्या है? उसको क्या कहेंगे? गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन के माध्यम से क्या होगा? ये एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। हृदय पेशियां किसके माध्यम से नियंत्रित होती हैं? तो मस्तिष्क के स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इस पे भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं और हार्ट पे भी कोई नियंत्रण नहीं है, तो कहाँ से जुड़ी होंगी? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। रेखित पेशी पे हमारा कोई नियंत्रण है? नहीं है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पे हमारा कोई नियंत्रण है? नहीं है। रसगुल्ला देखो, ना चाहो तो भी मुंह में लार आई जाएगी, तो हमारा नियंत्रण है? नहीं है। तो जहाँ जहाँ हमारा नियंत्रण नहीं है वहाँ क्या होंगी? अनैच्छिक पेशियां होंगी। और जो हमारे इम्पल्स जो हमारे बॉडी में अंदर आ रहे हैं हमारे ना चाहते हुए भी, तो वहाँ भी कौन सा तंत्र काम करेगा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र काम करेगा। अब हार्ट में कितनी परतें पाई जाती हैं? तो 3 परतें पाई जाती हैं। फर्स्ट वन इज एपिकार्डियम, सेकंड मायोकार्डियम और थर्ड एंडोकार्डियम। एपी जहाँ जुड़ा होगा, मैंने पहले भी आपको बताया, समझ लो किसी चीज़ के सबसे बाहरी भाग की बात हो रही है। मायो जहाँ जुड़ा होगा उसी चीज के बीच वाले भाग की बात हो रही है। तो एंडो जहाँ जुड़ा होगा बिल्कुल अंदर वाले, एंडो अंदर, तो क्या है? अंदरूनी भाग की बात हो रही है। तो एपिकार्डियम बाह्य, मायोकार्डियम कौन सी परत है? मध्य, और एंडोकार्डियम कौन सी परत है? अंदरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हृदय पेशी के तंतु किस प्रकार के होते हैं? तो कैसे होंगे? लंबे होंगे, बेलनाकार होंगे और शाखाविंत कई शाखाओं में बटे होंगे। अब कौन सी स्नायु हृदय में प्रवेश करती है? तो 10वीं कैरेनियल स्नायु अथवा बेगस तंत्रिका भी इसको कहेंगे, क्या करेगी? ये जो है हृदय में प्रवेश करेगी। बेगस स्नायु अनुकंपी तथा स्वचालित स्नायु की शाखाएं हैं। अनुकंपिक हृदय की गति को बढ़ाती है, अनुकंपी क्या करेगी? हृदय की गति को बढ़ाएगी, और स्वचालित उसको क्या करेगी? कम करेगी।
अब हृदय की पेशी में संकुचन किस प्रकार का होता है? तो तीव्र होगा, डेफिनेटली तीव्र होगा, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है। रेखित पेशी में भी तो तीव्र होता है, वहां से भी तो काम हो रहा है, तो यहाँ तो और ज्यादा काम हो रहा है। तो यहाँ कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्शन कैसा होगा, यहाँ पे भी तीव्र होगा। अब आगे हम देख लेते हैं एवरग्रीन क्वेश्चन, जो कल भी और आज भी की ये सीरीज है, जो आज भी हमारे साथ है और कल भी रहेंगे और हमेशा कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, हमेशा रहेंगे। आज ये करंट अफेयर की फॉर्म में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तो पूछे ही आपसे जाते हैं। तो देख लेते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, समर ओलंपिक 2024 में कहाँ होंगे? 2024 में इसका मेजबान देश होगा पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। संस्करण ये कौन से नंबर का है? तो ये जो है 33वें नंबर का है। अब देख लेते हैं 24वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे? तो ये होंगे 2028 में होंगे। कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस, यूएसए में। अब अगला देख लेते हैं, क्योंकि कई बार आगे का भी जो है पूछा जाता है। तो 35वें, तो कोई भी क्वेश्चन आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे? तो वही 2032 में होंगे। कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। इससे पहले कहाँ हुए थे? 32वें कहाँ हुए थे? 32वें हुए थे 2020 में टोक्यो, जापान में। भारत की इसमें परफॉर्मेंस कैसे रही थी? तो भारत की झोली में कुछ 7 मेडल आए थे, इसमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य थे। टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ क्या था? टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ है मिराई तोवा। इसका जो है अर्थ क्या है? इसका है अनंत भविष्य। सबसे पहले ओलंपिक कहाँ हुए, जिनको हम आधुनिक ओलंपिक के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ओलंपिक होते आ रहे थे। तो ये हुए थे एथेंस में 1896 में। अब देख लेते हैं प्राचीन ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो 1776 ईस्वी में हुए थे यूनान में। अब ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष देख लेते हैं, तो ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष है थॉमस बक। अब देख लेते हैं शीतकालीन ओलंपिक। तो शीतकालीन ओलंपिक कहाँ है? बर्फ पर खेले जाने वाली सारी प्रतियोगिताएं कहाँ होंगी? शीतकालीन ओलंपिक के अंतर्गत होंगी। ये क्या होंगे? जो हमारे जो समर ओलंपिक है, इसके 2 साल बाद कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर 2020 में ओलंपिक अगर हुआ है, तो ये ओलंपिक कब करवाया जाएगा? शीतकालीन ओलंपिक तो 2022 में। ओलंपिक वर्ष के 2 साल आगे की उसमें जो है ईयर में शीतकालीन ओलंपिक होते हैं। बर्फ पे खेलने वाली सारी इसकी प्रतियोगिताएं होती हैं। शुरुआत इसकी कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 1924 में फ्रांस में। अब 2022 में ये कहाँ खेले गए? 2022 में खेले गए हैं ये बीजिंग, चीन में। अब 2026 में, 2024 में होगा ना ओलंपिक खेलों का ग्रीष्मकालीन का, तो इनका कब होगा? 2026 में। इटली का कौन सा शहर है? मिलान और कोर्टिना इटली का शहर है। मैंने ये मेंशन कर दिया है तो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के 2 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण हमारे जो है ओलंपिक है, उनको देख लेते हैं, पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक को भी इनकी तरह ओलंपिक की तरह 2 भागों में बांटा जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिस साल ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक होगा उसी के कुछ दिन बाद में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक भी होगा। जिस साल शीतकालीन ओलंपिक होगा, विंटर जो है ओलंपिक गेम्स होंगे, उसी के कुछ दिन बाद जो है विंटर पैरा ओलंपिक गेम भी होंगे। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये ओलंपिक जो समर और विंटर है उन्हीं के समांतर पैरेलल ईयर में होते हैं। देख लेते हैं ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक। यहाँ शारीरिक अक्षमता विकलांग वाले जो विकलांग जो खिलाड़ी होते हैं उनका मुकाबला होता है। इनकी शुरुआत कब हुई? इनकी शुरुआत 1960 में हुई थी। पहली बार इनका कहाँ आयोजन किया गया? पहली बार इनका आयोजन किया गया है रोम में। इनकी शुरुआत, इनके जनक किसको कहा जाता है? तो इनके जनक कहा जाता है सर लुडविग गटमत को। अब है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल होंगे 2024 में। उसी जगह पे होंगे, वेन्यू भी वही रहेगा जहाँ पे समर ओलंपिक खेल हुए हैं। तो कहाँ हुए हैं? 2024 में। कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। तो ये वाले भी पैरा ओलंपिक भी कहाँ होंगे? 2024 में। कहाँ होंगे? पेरिस, फ्रांस के अंदर ही होंगे। अब देख लेते हैं इसका शीतकालीन ओलंपिक खेल। इनमें उन खेलों की प्रमुख प्रतियोगिताएं होती हैं जो बर्फ में खेले जाते हैं, लेकिन खिलाड़ी कौन से होते हैं? जो शारीरिक रूप से अक्षम है, जिसमें कुछ ना कुछ विकलांगता उनके शरीर में है। इसका पहला संस्करण पहली बार आयोजन कहाँ हुआ? 1924 में हुआ, फ्रांस में।
अब देख लेते हैं 2022 में ये कहाँ खेले जाएंगे। 2022 में कहाँ खेले गए, बीजिंग चीन में खेले गए हैं। और 2026 में कहाँ होंगे, 2026 में इटली में हो रहे हैं ना शीतकालीन ओलंपिक गेम, तो पैरा ओलंपिक भी वहीं पे होंगे। ये 2022 वाला आप इसको नोट नहीं करना, इसमें कुछ करेक्शन है आई थिंक, मैं इसको ठीक करके अगली वीडियो में आऊँगी। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया सेशन आपको समझ आ रहा होगा और पसंद आ रहा होगा। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।